वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एनईपी वाला पेपर लेके हाजिर हो गए हैं। तो क्या करेंगे, एनईपी वाला पेपर करेंगे, जल्दी करेंगे क्योंकि ये पेपर आसान था। बहुत ज्यादा नई चीजें इसमें नहीं थी, सभी कुछ ऑलरेडी डिस्कस चीजें थी। एक आध कुछ गलती थी उसको यहाँ पर करेक्ट करने की करिए, कुछ और भी कुछ जो मिस्टेक्स होंगी उनको भी डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में करूंगा। ड्यूरिंग द वीडियो मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि क्यों ऐसे मिस्टेक्स हो रही हैं। लेवल बढ़ रहा है यार चीजों का, आपके लिए नहीं सबके लिए बढ़ रहा है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा रहता है यार कि चीजें बहुत बेटर तरीके से नहीं हो पा रही जैसे पहले थी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं टाइम के साथ साथ वो है ना, ये मतलब वही था कि स्टार्टिंग में तो इन्हें स्टार्ट करना था तो ये बहुत अच्छा करता था। नहीं यार, मतलब लिमिटेशन मेरी भी है कि मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो गई ना चीजें। तो सेमेस्टर 2 वाज प्रीटी इजी फॉर मी, 1 वाज लाइक बिल्कुल ही इजी। तो वहां क्वालिटी में बहुत बेहतर कर सकता था क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आती थी। यहाँ मैंने भी स्ट्रगल किया फिर चीजें। और एक इंपॉर्टेंट चीज और ये भी सोचने वाली है कि जब मैं सेमेस्टर 1 और 2 की वीडियोस बना रहा था ना आप लोगों की, तब मेरा भी सेमेस्टर 3 और 4 चल रहा था और उस टाइम पे मैं कम पढ़ाई कर रहा था और आपकी वीडियो ज्यादा बना रहा था। तो ये भी एक लॉजिक वाली बात लगाई जा सकती है जो अभी अभी क्लिक हुई है। बाकी मुझे नहीं पता ये रीजन होगा या नहीं, बट हो सकता है ये भी। तो यार प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में देखते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिलहाल तो आज के लेक्चर को और जल्दी से निपटाएंगे। इस वीडियो को ऐसे लंबा ले जाने का कोई ज्यादा दिल है नहीं, कोशिश करूंगा आधे घंटे में ही निपटा दे यार। मतलब सब कुछ कराया हुआ है मैक्सिमम इस पेपर में से। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में से क्या ज्यादा होती है, क्या डिटेल में बात नहीं कर रखी सर, 500-600 बार बात कर रखी वन शॉट में आगे भी। देन यहाँ पर बात करें स्टेप्स इनफॉर्मेशन में, ये दो एक्सेप्शनल केस की बात करी थी। एक बार ये इस पेपर में आया है, मतलब जो फर्स्ट एनईपी पेपर था वो वाला है ये। उसके बाद मतलब हमारे पेपर में दूसरा केस आ गया। आपके पेपर में क्या आ सकता है पता नहीं, हो सकता है दोनों में से कुछ ना है या हाँ यार, दोनों तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, हो सकता है इस बार दोनों में से कुछ ना है, और फिर भी देख लीजिएगा। देन यहाँ पर क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जल्दी से आप है वाले। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल की हमने बात करी कि कहाँ कहाँ से लिगेंड आ रहा है। तो भाई सबसे पहले तो हेड ऑन अटैक नहीं होता, पहला ड्रॉबैक यही था। ठीक है जी, क्या ड्रॉबैक था कि हेड ऑन आ ही नहीं रहा था। तो कहां से आ रहा है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज यहाँ देख सकते हैं L/2 से, L/2 डिस्टेंस से आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपका dxy और dx² y² से डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये dxy से dz(x) से dzy से डिस्टेंस जो है वो L/2 है। और बाकी के जो dx²y² dz², ये वाले लोग हैं, इनसे 0.7 टाइम्स L आता है इसका डिस्टेंस। ठीक है, सो होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा सबसे पहले तो नंबर ऑफ लिगेंड ही आपके 2/3 हो गए, तो आपकी क्या होगी, स्प्लिटिंग लॉजिकली कम होगी। दूसरा, आपका कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर आ रहा है, दैट इज आपके इनिशियली dx²y² और dz² से ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्टली हेड ऑन अटैक हो रहा था। बट यहाँ पर कितने की दूरी आ गई इसकी, दैट इज 0.7 अप्रोक्सीमेटली की। तो कहीं ना कहीं ये भी 70% की दूरी आ गई, तो इसका भी हमने फैक्टर एक और माना था और आपका ये होगी। तो ये आप बोलेंगे मेनली दो चीजें समझाएंगे, एक लिगेंड कम हो गया, दूसरा डिस्टेंस आपका जो है वो चेंज हो गया है किसका, लिगेंड का, फ्रॉम दी dx²y² एंड dz²। तो डेफिनेटली हमारा जो है वो ओवरऑल स्प्लिटिंग कम ही होने वाला है। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारा क्या सवाल था, ये वाला था कि आपका क्या होता है। तो आप देख सकते हैं K1 K2 K3 K4 हुआ। एट द एंड होता क्या है, इनिशियली फर्स्ट केस में दैट इज आपका जितने भी इनिशियल केस हैं, तो उसमें भी आपकी D6 कॉन्फ़िगरेशन है और फाइनली भी। बट जो फर्स्ट वाले केसेस हैं उनमें जो आपकी CFSE आती है, दैट इज दिस, ये आपकी सेफ हो सकती है बिकॉज यहाँ पर दो वाटर है, दो है, तो आपका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला हो रहा होता है। बट जैसे ही सारे के सारे यहाँ पर बाय पायरिडाइल हो गए, तो आपका सारा का सारा इफेक्ट अब होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। ऊपर कौन सा हो रहा था, वीक फील्ड लिगेंड वाला होता, सॉरी गलत दिख गया। तो यहाँ पर आपका नेट इफेक्ट जो था वो वीक फील्ड लिगेंड वाला था, जब नंबर ऑफ वीक फील्ड बराबर है नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड के। अब क्योंकि यहाँ पर कोई वीक फील्ड बचा ही नहीं, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड का इफेक्ट होगा और अचानक से CFSE भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी। मतलब प्रोडक्ट एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल तो आपका रिएक्शन फास्ट। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि डू यू गाइज नो दिस फैक्ट और नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। देन यहाँ पर फैक्टर्स इफेक्टिंग स्प्लिटिंग, तो देख सकते हो यार, सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जेड इफेक्टिव। ठीक है, इस पर हमारे पास नेक्स्ट ईयर में सवाल आया था, दैट इज हमारे वाले टाइम पे ये आ गया। देन ज्योमेट्री, तो ये चीज आप बता के घर चले जाइएगा। फिर चिलेशन के बारे में आप इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स को आप लिखेंगे तो लंबा आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाने, तो यार मेरे हिसाब से आइसोमर्स के ऊपर भी मुझे काफी सुनने को मिली है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने मतलब बहुत डिटेल में नहीं समझाया, तो आई अग्री
तो अब मैंने कहा यार थोड़ा सा चलो सीख के और सिखा दूं, तो क्योंकि मैं भी मुझे भी मतलब अगर मैं पर्सनली बताऊं आइसोमर्स वाला टॉपिक बहुत बेकार से लगता था, तो मैं चाहता था कि यार बस निकल जाऊं इसमें से कहीं से छोड़ दूं। तो अब आओ जरा सा समझ लेते हैं हम एक्चुअल में आइसोमेरिज्म कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने तरीके के लिगेंड है, यहाँ पर 3 डिफरेंट तरीके के लिगेंड है। सो आई कैन राइट इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर Ma2B2। अगर कुछ और होता तो ऐसे, तो अगर मेरे पास मान लीजिए 6 के जैसे सेम लिगेंड होते तो मैं Ma6 लिखता। तो अब हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर आइसोमर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे सबसे पहला, फिर ऑप्टिकली एक्टिविटी का पता करना है। तो आइए समझिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर बनाते हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल में क्या है हमारे पास, टोटल 6 लिगेंड। कितने पेयर्स बनने की पॉसिबल है लिगेंड के, सर आपके जो है वो 3 पेयर पॉसिबल है। जितने पॉसिबल पेयर बना सकते हो बनाओ। तो सबसे पहला पेयर में ये उसका बना रहा हूँ कि AA BB CC। ये जो पेयर बना है इसका ये मतलब है ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है। ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, समझ गए। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने बी, किसी भी एक्सिस पर आप बना दीजिए जिसपे आपका मन करे। पहला पेयर आपका तैयार हो गया। अब दूसरे पेयर पर आइए। तो अब मैं कह रहा हूँ ए के सामने बी को ले आता हूँ, दोबारा भी ए के सामने बी को ले आता हूँ, तिबारा सी और सी ले आता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ए के सामने ना सी को ले आता हूँ, फिर से ए के सामने अगेन सी को ले आता हूँ, इस बार में बी को अकेला छोड़ता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी वाला हो गया, वो हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को एज इट इज रहने दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ बी के सामने सी को ले आता हूँ, बी के सामने सी को ले आता हूँ। तो क्या सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बना दी। हो सकता है कुछ और हो जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही हो। तो क्या ऐसा हो सकता है, एक ए बी आ जाए, एक बी सी आ जाए। हाँ, एक ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। एक ए बी आ जाए, एक बी सी आ जाए, और एक ए सी आ जाए। बनी या नहीं बनी, हाँ बन गई। तो आई होप सो मेरे पास ये डिफरेंट है, हाँ जी। तो क्या ये 5 पॉसिबिलिटीज आप सभी की आंखों के सामने आपको नजर आ रही हैं, यानी बस मुझे इतना बता दीजिए। सर आ रही है, और भी हो सकता है कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, बट इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज बनानी है। तो ये आपने लिख दिया। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो कैसे। आप जैसे मैं सेकंड वाले की बात करूं, मैं रफ में जल्दी से सेकंड वाला बनाया था इसमें। तो इसमें क्या है, ए के सामने बी, ए के सामने बी, सी के सामने सी, ये बन गया। सिमिलरली ए सी वो करना है तो आप यहाँ पे पोजीशन चेंज करके बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। अब नाउ अब मुझे पता करना है कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, मैं सबसे पहले देख लूं कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है। सर आपको कैसे पता, आइए बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको ये दो समझा देता हूँ बना के, और ये वाला बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मैं बना रहा हूँ एक AABBCC वाला। तो ये क्या जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, क्या ये डायग्राम 2D है या 3D। सर ऑब्वियसली आप बना रहे हैं तो आप 2D ही बना सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है 3D, बट इट इज अ 3D डायग्राम। आप सभी लोग मानते होंगे इस बात को, सर बिल्कुल मानते हैं। तो MAB मान लो मैं ए, या ऐसा करता हूँ मैं थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, नीचे ले आऊं अगर इसको ABC को, तो क्या मेरा प्लेन हो जाएगा। एक सेकेंड में जरा इसको देखो, मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला सोचना चाह रहा हूँ यार आपको, ताकि मैं कैसे इजीली समझा सकता हूँ उसका थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं। AB एंड देन यहाँ से अगर देखूं CC, यही है। या इस वाले को नहीं, मैं कोई दूसरा लेता हूँ यार। अच्छा यहाँ पे भी सेम है, इस वाले में ये भी सेम है। चलो खैर ठीक है, इन सब में तो खैर आसान है। सो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आप किसी भी अलग एक्सिस के अलावा बना लें। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सब लोग सेम है। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट प्लेन ले जाऊं तो क्या ये आपका दिख रहा है एकदम जैसा आपका। अगर मैं यहाँ नहीं, बेटर टू गो, ध्यान से सुनिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता है क्या है, एक पूरा प्लेन ऐसा आता है जो आपको प्रॉपरली डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखिए ये पूरा का पूरा मैंने XY प्लेन में बनाया हुआ है, ठीक है। मैं एक प्लेन ला रहा हूं, और वो ये प्लेन अगर आपको याद होगा, आपने मेरी शायद सेमेस्टर 2 में वीडियो देखी हो, क्या पता नहीं वैसे, ठीक है लेट इट बी। तो यहाँ से मैं क्या लाया, ध्यान से इमेजिन करिए आपकी कॉपी है। आपकी कॉपी के 4 कॉर्नर्स पे मैंने ये चारों एटम रखे हुए हैं। एक एटम आपकी कॉपी के ऊपर जा रहा है, एक एटम आपकी कॉपी के नीचे जा रहा है। अब मुझे बताओ, आपकी जो कॉपी के कॉर्नर्स हैं उन पे ये जो एटम है क्या वो स्फेरिकल होंगे। क्या ऐसा होगा ना, आधी बॉल, ये आपकी बॉल आ रही होगी, यहाँ पे एक कोने पे एक बॉल, इमेजिन करिए, इमेजिन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नाइफ ला रहा हूँ और एकदम उसको, यहाँ जो आपकी कॉपी है उसको एकदम हाफ कर रहा हूँ। मतलब आपकी जो कॉपी है उसमें कुछ थिकनेस होगी, उसको मैं एकदम हाफ कर रहा हूँ। इमेजिन कर लिया, आधी की आधी कट गई। अब जैसे ही वो आधी कॉपी कटी होगी, तो क्या आधा बी ऊपर होगा, आधा बी, आधा सी ऊपर, सिमिलरली आधा बी ऊपर, सिमिलरली आधा सी ऊपर, और आधा बी नीचे, आधा सी नीचे, ऐसा ही होगा। मानते हो या नहीं मानते, हाँ।
अब ऊपर वाले हिस्से में मेरे पास ये वाला ए है, नीचे वाले हिस्से में मेरे पास ये वाला ए है। क्या ये दोनों के दोनों एकदम सेम आइडेंटिकल चीज हो गई? क्या ये सिमिट्री है? यानी बस सिमिट्री से सोचो, जैसा ऊपर का हिसाब किताब वैसे ही नीचे का। अगर आपने इमेजिन कर लिया तो बढ़िया, आप आराम से घर जाइए। तो आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर आइए, अगेन मैं यहाँ से भी सेम काम कर रहा हूँ। मैं कॉपी ले रहा हूँ, मैंने कॉपी से ये यही सेम चीज काटी। आपकी कॉपी के कॉर्नर्स पे ये चार आइटम है, जिनमें से आधा ऊपर है ये हवा में, आधा नीचे हवा में, आधा ऊपर हवा में, आधा नीचे। और ये एकदम ऊपर है कॉपी के टॉप पर, और ये एकदम नीचे है बिलो द कॉपी, एकदम नीचे। ठीक है, तो आपने जैसे ही काटा तो आपका क्या, आधा ए ऊपर, आधा बी ऊपर, आधा ये वाला भी ऊपर, आधा ये वाला ऊपर, और ये सी आप लेके चले गए। सो बेसिकली आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। क्या ये बात समझ में? ठीक है सर, आ गई। अब लास्ट वाला जो केस है, इसको भी मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर है हमारे पास कि क्यों मैंने इसको बोला है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ले आओ आप कोई सी भी कॉपी ले आओ कहीं से भी उठा के। आपने कहा कि चलो आप जो है ना एक्स वाई प्लेन को ये कट करो। मैंने कहा करो। तो आपने कहा आधा ए ऊपर, आधा बी नीचे, सॉरी आधा बी ऊपर, आधा सी ऊपर, आधा सी ऊपर। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। और आपने क्या बोला फिर? आपने कहा कि सर ए ऊपर बी नीचे। तो अब मुझे बताओ, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, आधा ए ऊपर, आधा नीचे, आधा बी, आधा सी, आधा डी, ए सी वाला। बट ये जो ए और बी आ गए, क्या ये सेम है? नहीं सर, ये तो सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये सिमिट्री हुई? नहीं हुई। अच्छा सर, तो मतलब सर कहीं और से ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा, कहीं और से ट्राई करो। अब आप सपोज करो कि आप, जैसे ये तो एक्स वाई जेड से करा, एक्स वाई प्लेन से करा था। अब मैं ले लेता हूँ, मान लो इसको, अगर मैं मान लो क्या मान रहा हूँ, इसको मैं एक्स एक्स मान रहा हूँ, तो इसको मैं वाई मान रहा हूँ। तो मैंने एक्स वाई प्लेन लिया था और इसको मैं जेड मान रहा हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि यार मैं अब जेड एक्स प्लेन से करता हूँ, जेड एक्स प्लेन से काटने की कोशिश करता हूँ। सो जेड एक्स प्लेन मेरा ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ से भी मैं कट करूं तो अगेन ऊपर भी नीचे सी, तो ये भी सिमेट्री नहीं है। मान रहे हो या नहीं? आई होप आप को फील हो पा रहा होगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज, अब मैं एक लाइन में अगर समराइज करूं, तो सबसे पहले आपको पेयर्स बनाने हैं। जितने डिफरेंट पेयर्स हो गए उतने आपके जीआई होगा। ठीक है, फिर ये जो सारे के सारे पेयर्स जितने आपके बेसिकली सेट्स बन गए, वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो पेयर्स है, इनमें आपकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो आपका एक लिगेंड का ऐसा पेयर आ जाए कि दोनों लिगेंड सेम आ जाए एक पेयर में। ठीक है, जैसे कि ए बी बी ये सारा है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब बेसिकली दोनों लिगेंड सेम है। और एक आपका केस ऐसा आएगा जहां पर आपके दो डिफरेंट लिगेंड होंगे। मान लेते हैं L1 L2 है, बट वो दो बार है। L1 L2 कितनी बार है? दो बार है। ठीक है, तो L1 L2 अगर आपके दो बार है, तो मतलब दो सेट ऑफ वो पेयर्स बन रहे हैं। फिर तीसरा कुछ भी हो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी। अगर ऐसा दूसरा सिनेरियो आ जाए, तो आपको सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि यहां पर भी इस पर्टिकुलर केस में भी आपकी क्या होगी, दैट इज आपका जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो होगा। तो दो केसेस हैं जहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। एक कि आपके दोनों के दोनों लिगेंड सेम आ जाए, जैसे ए वाला केस आ गया, सी वाला, बी वाला। तो आपको आंख बंद करके बोलना है ये आदमी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। और कौन सा दूसरा केस जहां पर आपका ऐसे ये ए सी और ये आ गया, तो आप यहाँ भी बोलोगे कि ये आदमी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो पेयर्स हो गए जो सेम है। तो अगर कहीं पर भी या तो एक सेम लिगेंड का पेयर आ जाए, या फिर दो पेयर आ जाएं जो सेम हो, तब भी आपको ओआई शो नहीं हो। तो आपको क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले कोई भी सेम लिगेंड का पेयर ना आए, दूसरा कोई भी दो पेयर सेम ना हो, तो आपके वो ऑप्टिकल ही एक्टिव होंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये आदमी आपका क्या है फिर? आपका फाइनली ऑप्टिकली एक्टिव है। आई होप सो किसी भी बच्चे को छोटे से मोटा डाउट नहीं होगा इन दिस पर्टिकुलर चीज। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होगा यहाँ पर, अब इसमें अगर मोलर कंडक्टेंस की यार बात करूं, कुछ बात करने की भी जरूरत है। आप सोच सकते हो यहाँ पर +1, यहाँ पे +4। तो आपको यहाँ मुझे बताना कितने आंसर बनेंगे, बच्चा बच्चा बता देगा। 5 4 3। कौन जीता? ऑब्वियसली आ गया। आप रीजन आप देते जाना। क्या ये बोलने की भी जरूरत है कि क्यों ये डायामैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है? सर क्या बात कर रहे हो, ये वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं पढ़ा है आपने? बिल्कुल यार, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग हो जाएगी, D8 कॉन्फ़िगरेशन सब पेयर। ये भी D8 है, बट यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे। क्या कुछ बताने की जरूरत है? अगर कोई कह रहा है कि नहीं सर बताने की जरूरत है, तो बेटा मतलब आप फिर थोड़ी बहुत, थोड़ी तो मतलब जरा सी, इतनी सी 0.001% तो शर्म आ जानी चाहिए। अगर आप इसको बताने के लिए बोल रहे हो, भाई बोर्ड्स में आता है वाला सवाल, दिखा दूंगा मैं आपको कभी मिलोगे तो, मतलब कभी भी वैसे भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो गलती मेन जो मुझे अपनी वो करनी थी कि हाँ, जहां पर मैंने कंटेंट क्वालिटी कम रखा, बिकॉज वो मुझे मतलब मुझे कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि यार कंटेंट क्वालिटी कम है, बट मजबूरन यार फिर मैं सोचता हूँ कि देखो पॉइंट इसकी लेवल भी बढ़ रहा है चीजों का। मतलब सेमेस्टर 4 में अगर हम पढ़ रहे हैं कोई केमिस्ट्री ऑनर्स में, और कोई सेमेस्टर 6 का ही इंसान पढ़ा रहा हो, तो डिफिकल्ट तो होगा ना लॉजिकली। मतलब सेमेस्टर 1 और 2 वॉज लाइक मतलब बहुत हलवा, तभी वहां पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही। 3 और 4 में आते आते चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई, आप लोग मानते होंगे इस बात को, लगता भी होगा।
अब डिफिकल्ट आपके लिए थोड़ी होंगे, मतलब सामने वाले के लिए भी होंगे। या तो मैं अगर पीएचडी वगैरह करी होती किसी फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तो मैं फिर वही सब्जेक्ट लेता और वही पढ़ाता। बट ऐसा नहीं है। आप मतलब डीयू परीक्षा वाले साहब के साथ ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाओ। फिर मतलब लिमिटेशन ये होती कि फिर मैं बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता था कि अगर मैं एक में कर लेता। तो कोशिश यही है कि जितना बेहतर आता है दूसरे टॉपिक्स में, सब्जेक्ट में बता सकते हैं, उतना बताने की कोशिश करते हैं। ये रहता है। सारा कुछ एकदम एक्यूरेसी से बताना आप सभी को पता है कि वो नहीं होगा। कुछ कुछ लोगों ने रिसेंटली क्रिटिसाइज करा, बट कुछ बच्चों ने यार सपोर्ट करा कि भाई बना रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो हाँ, मतलब आई अग्री की कमी होगी, और क्यों नहीं होगी। मतलब कोई अगर मुझसे कहे कि कमी क्यों नहीं होनी चाहिए, भाई कमी तो होगी ही। बिना कमी के मतलब कैसे आई कैन डू दिस, मतलब कैसे कोई बिना कमियों के काम बेहतर कर सकता है। मतलब कमियां होना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इंसान है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की गैप बहुत ज्यादा कम है यार। मतलब ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। मतलब आप खुद ही सोचो, जनरली आपको मिलेंगे टीचर जो अलग अलग तरीके की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बट ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री पढ़ाना थोड़ा सा हर किसी के लिए मुश्किल होगा। एंड एट द एज जहां पर जिस एज में मैं हूं अभी, उस एज में और ज्यादा डिफिकल्ट होता है बहुत सारी चीजों को मैनेज करना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये भी एक चीज है कि जितना मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना, उसमें मैक्सिमम चीजें क्वालिटी की होती है। कुछ चीजों में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है बिकॉज वो मुझे भी समझ नहीं आती। बट जनरली जो कंसेप्चुअल वाली चीजें होती है ना, कोशिश यही रहती है अच्छा पढ़ाओ, ज्यादा बेहतर क्वालिटी का पढ़ाओ। ठीक है। तो आगे भी देखते हैं, खैर बात करेंगे। बट ये है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ना सबके लिए बढ़ रहा है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप थोड़ा सोचा करिए। बाकी यहाँ नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ देखेंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ आप लोगों के लिए प्लान और बेटर हो। जो चीज नहीं कर पाऊंगा, मतलब लगेगा कि नहीं यार ये ज्यादा ही डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली उसको छोड़ दूंगा। उसके लिए कुछ प्लान डेफिनेटली बताऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो। बट पीवाई क्यूज तो करा नहीं है। खैर पीवाई क्यूज वाला तो मतलब वो तो मेन चीज वही थी कि पीवाई क्यूज तो करा ही दूंगा। सॉल्विंग वाली पार्ट मेरा थोड़ा सा फिर भी बेटर है। बट कंसेप्चुअल वाले पार्ट में हो सकता है कुछ चीजें मैं ना करा पाऊँ, मतलब नहीं होंगी बस की। सिंपल अगर बात करूँ, है डिफिकल्टीज है, तो फिर मैं मतलब टाइम वेस्ट थोड़ी कर पाऊंगा कि आपका लेक्चर डाल दिया मैंने और मैं बोलूंगी नहीं नहीं बच्चों यही देखो, मतलब आ जाएगा समझ, 2 बार देख लो 3 बार देख लो, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं। तो वो भी एक ठीक है। खैर थोड़ा सी बात करनी थी, कर ली। अब ये सवाल देखो, कितना आसान सवाल है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है सी। इसमें हमने क्या करा था, एजीसीएल पास करा दिया, नहीं, क्लोराइड आयन AgNO3 डाला था। हम्म, क्या मिल गया था, AgCl मिल गया था। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ पर हमें पता है ये 4.305 AgCl मिल गया था। इसको मैंने डिवाइड करा मोलर मास से, तो जितना मुझे याद आ रहा है 0.03 मोल्स मुझे इसके मिल गए थे। अब मैंने इस आदमी के मोल निकाले, तो इस आदमी के मोल कितने, गिवन वेट बटे मोलर वेट। तो मेरे हिसाब से इस आदमी के वेट 0.0 बना रहे हैं, मतलब इसके 1 मोल से इसके 3 मोल मिल रहे हैं। इसके 1 मोल से इसके 3 मोल मिल रहे हैं, मतलब 3 अगर मोल इसके मिल रहे हैं, दैट मीन्स कितने क्लोराइड आयन डब्बे के बाहर प्रेजेंट है। तो बच्चा बच्चा बता देगा सर तीनों के तीनों क्लोराइड बाहर प्रेजेंट है। तो सिंपल आप कर लोगे, और ये सवाल हमने डिस्कस कर भी रखा है। तो इस टाइप का सवाल मान के चलिए एक आ सकता है, मेरे हिसाब से आना चाहिए यार इस बार। मतलब ये शायद लास्ट ईयर नहीं आया था, बस इस बार आना चाहिए। क्या करना है, इनको डिस्टिंग्विश करना है, सिंपल वही कर दो यार आप। हम्म, क्या करोगे, AgCl वाले AgNO3 कर दो। एक में 2 मोल आ जाएंगे, एक में 1 मोल। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, सर आप बताइए ना। हाँ, तो यहाँ पर कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश, क्या करना है। इसमें भी हम देखें तो वैसे एक में AgBr का प्रेसिपिटेट आएगा, एक में AgCl का। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे, बट आपका प्रेसिपिटेट अलग आएगा। एंड आई गेस कलर भी तो अलग होता है, एक का व्हाइट होता है, एक का येलोइश होता है। आई होप सो ऐसे ही करना होगा डिफरेंशिएट, और कैसे कर सकते हैं। और कुछ तरीका तो मेरे दिमाग में फिलहाल नहीं आ रहा। तो दोनों को ही सेम तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, क्या बताना है हमें, डेल नॉट वैल्यूज बतानी है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर कोबाल्ट सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंट है, लिगेंड। तो जब भी लिगेंड की बात आ जाए तो क्या देखूंगा मैं, उसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, बेसिकली CFSE वैल्यू। तो आप आंख बंद करके इसको दे दोगे। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या सेम है, लिगेंड सेम है बट मेटल डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट आइरिडियम साहब जो नीचे वाले ग्रुप के, और हमने बात करी थी नीचे 4D या 5D में आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है। अगर मैं पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं पता ये आदमी 3D का या 4D का। अगर आपको याद हो तो आप लिख के आइएगा, बट इतना मुझे पता है कि ये बंदा 4D या 5D में से ही किसी का, क्योंकि 3D वाले तो याद ही है ना। और डेफिनेटली ये इसी के नीचे वाला दिया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा। तो मैं बोल दूंगा कि यार इसी की ज्यादा होने वाली है। रीजन बीइंग क्योंकि ये नीचे का बंदा है, और नीचे के बंदों के साथ क्या होता है कि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सारे लिगेंड एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ यूज करते हैं, दूसरा ज्यादा आपकी वैल्यू आती है किसकी, वही CFSE की। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत आसान है, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कुछ। नेक्स्ट देखते हैं D7 के लिए। यहाँ पर आई थिंक ये भी क्लास में डिस्कस किया था या नहीं किया था, बताना है जरा। आई थिंक किया था मैंने D7 के लिए डेल नॉट वैल्यूज फॉर ऑक्टाइड्रल, एक आयोडाइड के लिए एक साइनाइड के लिए। तो आओ जरा जल्दी से देख लेते हैं। D7 अगर मैं आयोडाइड के लिए बात करूं तो यहाँ पर T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, फिर करते रहेंगे। तो अगर आयोडाइड के लिए बात करूं, क्या है ये वीक फील्ड, वीक फील्ड में क्या नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती, ये आयोडाइड का हो गया। वेयर एज अगर मैं उस आदमी की बात करता तो ये हिसाब किताब हो जाता। ठीक है जी। तो D7 मैंने साइनाइड के लिए बना दिया, आयोडाइड के लिए बना दिया। निकाल लो आप, यहाँ पर क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे इसको 5 × -0.4 डेल नॉट प्लस 2 × 0.6 डेल नॉट। सिमिलरली यहाँ 6 × -this प्लस 1 × पॉइंट से खत्म, ट्रांसफिक्ट पर आए थे सीधा। क्या होता है यार, तो होता यह है कि आपका कोई लिगेंड है जो अदर देन एंटरिंग एंड लीविंग ग्रुप, वो क्या करता है, इफेक्ट करता है सब्स्टिट्यूशन रेट। उसको होता क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको पता है कोई लिगेंड आता है, कोई लिगेंड जाता है, तो उसके अलावा कोई और एक लिगेंड होता है जो ना ही जाता ना ही आता, बैठा रहता है। वो बैठे रहने वाला आदमी देख रहा है, ऑब्वियसली हम बोलते हैं हम स्पेक्टेटर हैं। बाहर आप पबजी मोबाइल तो खेलते होंगे काफी लोग, फिर बोलते थे ना जब आपकी स्क्वाड वगैरह होती थी, आप स्क्वाड में एक आध बंदा किल हो जाता था, फिर वो बेचारा स्पेक्टेट करता था आपको, जब भाई छोड़ के मत जाओ, और कहता था नहीं भाई मैं TDM खेलने जा रहा हूँ, आप कहते नहीं भाई स्पेक्टेट करा मैं वो करियो, और फिर वो बताता भी था, मतलब कुछ कुछ जो बढ़िया होते हैं वो गाइड भी कर रहे होते हैं कि अबे यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ, बम फेंको वो करो, ऐसे ऐसी वो बोलते हैं ना, आग की बोतल ऊपर फेंको, ये रश करो अब रश करो। तो ये वैसे ही मतलब स्पेक्टेटर आ गए यहाँ पर। भाई बहुत पुरानी आदत ताजा हो गई बस। तो स्पेक्टेट करना बेसिकली आपको बैठ के देखना, बस वो चुपचाप नहीं बैठते, जैसे आप पबजी मोबाइल में आप देख सकते हैं वो स्पेक्टेटर चुपचाप नहीं बैठता था, बोलता रहता था कुछ ना कुछ, और डेफिनेटली बोर हो जाओगे ना। मतलब कुछ बहुत लोग होते थे फोकस वाले, वो शायद ना बोलते, बट जनरली बोलता रहता था। वैसे ये आदमी भी कहेगा भाई मैं बैठा हुआ देखूंगा नहीं, मैं या तो आने वाले को परेशान करूंगा या जाने वाले को मैं कुछ तो करूंगा। तो वही काम स्पेक्टेटर लिगेंड का भी होता है। तो कितना बढ़िया यार, मतलब पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया, मैंने यहाँ पर रिलेट किया है, मैं खुद भी इंप्रेस हो गया इस वाले से, तो मतलब वाह भाई मजा आ गया है। तो इफेक्ट ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड है, किससे, जो मेटल केटायन से आपका अटैच है, ये क्या करता है, कुछ ना कुछ रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ लिगेंड पर इफेक्ट डालता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर। खत्म। तो समझ गए बस, ठीक है सर, ये आपने वैसे करा रखा है, आपने बस नए तरीके से समझा दिया। हाँ, जिन जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा शायद समझ में आ गया हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कोई नया तो ना देखे यार, एटलीस्ट पुरानी वीडियो देख के आइए, वरना मतलब मजा नहीं आने वाला आपको। आप ऐसे एग्जाम में जाओगे और आके मुझे बोल रहे होगे कि सारे सर क्वेश्चन तो आए नहीं सारे, मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं एग्जाम देने आने के बाद कि भाई सारे क्वेश्चन तो आए नहीं पीवाईक्यूज में से। तो वो इसीलिए क्योंकि वो एक आध वीडियो देख के चले जाते हैं बस। भाई पूरा आप कोर्स देखो तब आएंगे सवाल, वरना तो मतलब फिर मैं क्या ही बोलूं। अगर आप चाह रहे होगे 1-2 घंटे में पढ़ के आप एग्जाम में टॉप मार लो, बढ़िया मार लो, सारे क्वेश्चन ला लो, फिर मतलब कैसे, लॉजिकल लॉजिक लगाओ ना, थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहिए, अच्छी चीज है भाई लॉजिक। फिलोसोफर वगैरह मतलब ऐसे ही नहीं कहे लॉजिक देके। तो स्पेक्टेटर यहाँ पर जो इनकमिंग एलिमेंट होता है वो उसके ट्रांस मतलब उसके सामने वाली पोजीशन पर होता है, तो उसको ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप या ट्रांस डायरेक्टर बोल दिया जाता है। ये आपका ट्रांसफेक्ट का बेसिक हो गया। होता क्या है यहाँ आप देख लो, क्या हुआ यहाँ पर, हम्म, क्या है यहाँ पर, y आया x गया। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ से भी x जा सकता था, यहाँ से भी, बट यहाँ से x चला गया, क्यों, क्योंकि इस बंदे का जरूर ट्रांसफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब हमने मान के चला है। तो x ट्रांस टू लिगेंड L, ये रिप्लेस बाय दिस, तो L को हम बोलेंगे क्या कर रहा है, इसका लेवलाइजिंग इफेक्ट ज्यादा है, या इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, एक्स को लेवाइल बना रहा है, खुद चुपचाप बैठा हुआ है और एक्स के अंदर चुल कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है कि भाई आप निकल जाओ यहाँ से। जैसे वही स्पेक्टेटर बंदा कहता है ना यार जल्दी से किलो, एक दोबारा गेम शुरू करना है भाई, मुझसे देखा नहीं जा रहा बस, वैसे ही ये बंदा बीच में भी चुल करेगा यार, इसको किसी तरीके से हमें निकालना है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका। इसी के साथ आपकी सीरीज आ गई और आप सीरीज को देख के आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बस ट्रांसफर क्या समझाना था, एमओ डायग्राम वगैरह हो गया। और नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट के लिए भी आई थिंक कोरोनागोफ टेस्ट में लाया हूँ। तो यहाँ होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले मैंने 2 थायो यूरिया ऐड करे। तो 2 थायो यूरिया यहाँ पर पहले हम सिस वाले फॉर्म में ऐड करते हैं, तो होता क्या है वहां पर दोनों जगह सीएल उसके हो जाते हैं। फिर अगेन 2 थायो यूरिया ऐड करते हैं तो आपका पूरा का पूरा हट जाता है। बट अगर यहाँ पे बात करूं, पहले मोल से रिएक्शन कराऊंगा सीएल हट गया, दूसरे मोल से रिएक्शन कराई, अगेन मेरा यहाँ पर जो है वो सीएल हट गया। क्यों, क्योंकि थायो यूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पर कोई भी हटेगा नहीं, कोई लगेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज अमोनिया यहाँ पर थायोयूरिया ऑब्वियसली थायोयूरिया को नहीं हटाएगा, एंड यहाँ पर आपके ट्रांस में ये लग चुका है, तो यहाँ पर आपके 2 मोल्स लगेंगे ट्रांस वाले में और ऊपर वाले में 4 मोल्स लगेंगे। यही आपको एक्सप्लेन कर रहा है। IUPAC नेमिंग की अगर यहाँ पर बात करूं तो मैं क्विकली सबके लिखूंगा नहीं, मुंह से बोल दूंगा,
सुन लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा अगर आप लिख रहे हो, और हो सकता है करा भी दूं मैं, मुझे याद भी नहीं। तो कोबाल्ट की मुझे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे तो यहाँ मजा आ जाए। अगर किसी ने +2 बोले तो बेटा एक तमाचा मार लेना, क्योंकि यहाँ अजाइड भी बैठा है। सो अगर यहाँ पे बात करें, पेंटा एमीन अजाइडो कोबाल्ट 3 आयन, समझ में आया? गलती हो तो बता देना। दूसरे पर आते हैं, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पर आपका +2 होगा पक्का। सोच दो, से बेइज्जती ना हो जाए। हीरो नहीं बनना चाहिए, मैं बोलता हूँ ना हमेशा, कभी भी हीरो नहीं बनना चाहिए, कभी बेइज्जती हो जाए। हाँ ठीक है, नेट चार्ज +1 है ना इस पे, ठीक है, क्योंकि सोडियम भी +1 वाला ही है वहाँ। ओके, सो एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रीटो, प्लैटिनम 2, और उससे पहले सोडियम लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत एसेंट आ गया। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बच्चा बच्चा बता देगा, +3 -3 होते हैं। अगर नहीं बता पा रहा बच्चा बच्चा, तो वो मतलब वीडियो नहीं देखेगा। तो अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहले हेक्सामीन कोबाल्ट, डब्बा लगा दिया, मतलब हो गया, ठीक है, ये आपका एनायन हो, सॉरी कैटायन हो गया। फिर हेक्सासाइनिडो, क्रोमियम नहीं, क्रोमेट लिखना है, क्रोमेट 3, और वहां पर भी कोबाल्ट 3 लिखना है, तो क्रोमेट 3 वहां पर आप लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, या तो इसको लिखने के दो तरीके थे, और आई थिंक ये सुपर ऑक्साइड होता था, तो ये आपका आएगा पेंटा एमीन कोबाल्ट, या फिर बेसिकली आप लिख सकते हैं म्यू सुपर ऑक्सीडो, फिर बिस पेंटा एमीन कोबाल्ट नाइट्रेट, खत्म। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मेरे हिसाब से +3 होगी। फिर यहाँ बात करें पोटेशियम, और क्या है आपका हेक्सासाइनिडो, फेरेट, फेरेट, और फेरेट के बराबर में आप +2 लगा दीजिएगा, तो ये आपका है। अब थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें, तो यार बहुत ज्यादा डिस्कशन इसका भी ये कर रखा है क्या, कि थर्मोडायनामिक आपका कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल प्रोडक्ट बना है, कितना वो प्रोडक्ट स्टेबल है, और काइनेटिक इज ऑल अबाउट कि कितनी जल्दी बना। तो कोई प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, उसका ये मतलब नहीं कि वो काइनेटिकली भी स्टेबल हो। ठीक है, कोई प्रोडक्ट स्टेबल है, बट यार कोई प्रोडक्ट बनना इज बेसिकली कि अगर कोई चीज बन गई तो हम बोलेंगे हाँ यार थर्मोडायनेमिकली स्टेबल थी, बट कोई बोले 50 साल में बनी, तो लॉजिक लग रहा है कि वो मतलब क्या बात करना चाह रहे हो आप। तो थर्मोडायनेमिक इज जस्ट अबाउट कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव मिल जाए यार, काम हो गया। एंड काइनेटिक इज नॉट दैट अबाउट, काइनेटिक इज अबाउट कि आपका जो के है, जो रेट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो आप इस सबसे पहले ये लिखो। फिर आप यहाँ पर फर्दर बात करना चाहोगे, तो आप मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा लाओगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर आप चिलेट इफेक्ट को जरूर बता देना थोड़ा सा, कि चिलेशन में क्या होता है, आपकी एंट्रोपी चेंज हो जाती है, तो आपकी थर्मोडायनेमिकली होती है। और आप चाहो तो मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग में एक दो एग्जाम्पल थे ना आपके, वो वाले काइनेटिक्स वाले, दैट इज K1 K2 K3 वाला, जो आपका भी बाई पायरिडिल डायल वाला था, उसको आप लिख देना, तो वहां से भी आपको काम मिल जाएगा, तो वो आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है। और बाकी ये बोल सकते हो कि काइनेटिक्स में क्या होता है, लेबाइल, इनर्ट, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स है, इनके बारे में आप बोल सकते हो। और थर्मोडायनेमिक्स में बाकी आई डोंट रिमेंबर, मतलब वैसे मैं भूलने रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी सेमेस्टर 2 वालों को रिकॉर्ड करके आऊँ, तो वो दिमाग में चल रहा है। उनसे मैं ये बोल रहा था कि यार तुम्हारी वीडियो तो 1 साल हो गया रिकॉर्ड कर, आप लोगों को तो फिर भी याद है क्योंकि अभी अभी पढ़ा है आपको, बट उनका तो यार बिल्कुल ही भूल रहा हूँ मैं। और मतलब बोला था, मेरी कुछ बच्चों से आपकी बात हुई थी कि मैं सोच रहा था कि यार इस बार आप लोगों में से कोई रिकॉर्ड कर देगा, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, बट मान के ही नहीं दिया कोई। मतलब कुछ कुछ किसी के कुछ बहाने चले गए, किसी ने कुछ आके मतलब मैसेज कर दिया, किसी को डेमो के लिए बोला, उसने डेमो नहीं भेजा, पता नहीं मतलब क्या होगा। ठीक है, मतलब जो भी था, बट करते ही नहीं फिर मैसेज, अगर करना ही नहीं था तो। बट खैर, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट, तो चिलेट इफेक्ट क्या है, वही आपका आपका आप बोलोगे कि एट द एंड आपका जो चिलेटिंग लिगेंड है, उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पर, दैट इज योर चिलेट इफेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि आपकी एंट्रोपी का इफेक्ट वहां पे बहुत ज्यादा होता है, तो एंट्रोपी के से आप समझाओगे। फिर यहाँ पर इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, तो किसकी ज्यादा है, तो आप यहाँ पर मेरे हिसाब से ये क्या था, COPN, ऐसा यहाँ पे लिखा है ना, 1,2 डायमीन प्रोपेन, 1,3 डायमीन प्रोपेन। ओके, आओ जरा ध्यान से समझते हैं। कोबाल्ट है, इसको मतलब मैं एक ही को बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पर कार्बन, 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 ये है 1,2 डायमीनो, तो अच्छा यहाँ NH2, यहाँ NH2, ये आ गया आपका कोबाल्ट 1,2 डायमीनो। ये आपकी बन गई 5 की रिंग। दूसरे पर आना जरा, कार्बन, 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 यहाँ पे एक NH2 और यहाँ पर एक NH2, ठीक है सर जी, ये आपका कोबाल्ट आ गया, ये आपकी रिंग बन गई। डिफरेंस मुझे बता दो क्या आ रहा है सर, डिफरेंस ये आ रहा है, ये 5 की रिंग, ये 6 की रिंग, बता दो कौन ज्यादा स्टेबल। सर 6 वाली हो गई, खत्म मेरे हिसाब से यार, 6 वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो आपका 1,3 डायमीनो प्रोपेन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। और कुछ लॉजिक अगर लग रहा है तो मुझे बताइएगा, बट जितना हमें याद है यार, 6 वो आपकी बेस ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपकी 6 मेंबर्ड इज डेफिनेटली मोर स्टेबल देन 6, सॉरी
सिक्स मेंबर इज मोर स्टेबल देन फिफ्थ। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर एक बार बता दीजिएगा, या कुछ और इसका लॉजिक या रीजन हो तो वो भी डिस्कस हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ आपको क्या लिखने हैं, इनके जल्दी से लिखने हैं क्या, IUPAC से इनके नाम लिखने हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने। तो अगर मैं देखूं, अमाइडो है, सुपर ऑक्सीडो है, किससे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ कोबाल्ट है, क्या कोबाल्ट है, बिस मतलब दो, क्या है इथेन डायमीन नाइट्रेट, तो इथेन डायमीन मतलब दो, ये आ गए, यहाँ पे भी इथाइलिन डायमीन आ गया, और मेरे हिसाब से जो बाहर है वो आपका नाइट्रेट है। अब जरा बाहर देख लेना, चार्ज वार्ज तो नहीं कुछ बच रहा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये -1 का आदमी है, ये -1 का आदमी है, और ये आपका भी -1 का आदमी है। तो कोबाल्ट यहाँ मुझे कितना दे रखा है, +3, तो ये +3 का आदमी, ये +3 का आदमी। बताना जरा नेट चार्ज कितना आ रहा है सर, 6 और 2 4, सर 4 आ रहा है, तो क्या यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। तो मैं एनायन को नीचे लिख रहा हूँ बेटा, एनायन जैसा होगा ना उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेना, इसके आगे का यहाँ लिख रहा हूँ, NO3 होल 4, समझ में आ गया। हाँ मेरे हिसाब से यही होगा, हाँ ठीक है ठीक है, अब सही। टेट्रामीन क्लोरिडो, यार ये मैं बना भी नहीं रहा, आप लोग खुद बना लेना। ट्रायमीन डाइअक्वा क्लोरिडो, ये भी मैं नहीं बना रहा। टेट्राकिस, ये इसको मैं अगर 50 सेकंड में बनाऊं तो टेट्राकिस प्लेटिनम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3 जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, टेट्राकिस ही आ गया, ठीक है, बढ़ जाओगे। ये यहाँ पर अगर इसको बनाना चाहें, सोडियम कार्बोनाइल पेंटासाइनिडो फेरेट, तो सोडियम है, ठीक है जी। ये इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यार मतलब क्या ही करूंगा बना के, बहुत आसान से हैं यार ये वाले, तो आप बना लोगे, इतने बच्चे थोड़ी हो आप। सोडियम, फिर आपका है कार्बोनाइल, फिर पेंटासाइनिल फेरेट, तो मतलब आयरन +3 में है मेरे पास, पेंटासाइनिडो मतलब 5 साइनाइड है, मेरे पास कार्बोनाइल आ गया, ठीक है जी। चार्ज का गेम है ना इसलिए कराया वाला मैं, +3 -5। नेट चार्ज बताना जरा क्या आएगा सर, -2, तो बाहर आएगा -2, तो क्रिस क्रॉस मेथड से यहाँ आ जाएगा 2। अब ये मत पूछना प्लीज कि सर ये कैसे, मतलब -2 यहाँ रहा था तो आपने यहाँ क्यों लगा दिया यार, बचपन की याद है ना। ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इस पर चार्ज -2, ये सोडियम, इस पर चार्ज +1, ये क्रिस क्रॉस हो जाता है, आया ना याद, बस इसको इधर उधर कर लेना एनायन कैटायन को ध्यान से, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरे हिसाब से आएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यार ये वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी, एंड आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में भी शी डिड रियली गुड जॉब इन दैट पर्टिकुलर थिंग, कि मिस्टेक्स बताने में, जो चीजें मुझसे रह गई थी उसको बताने में, शी रियली डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज फ्रॉम गार्गी, आई होप से मैंने सही बोला हो प्लीज। अब यहाँ पर आई थिंक इस वीडियो को हमने बात करी थी, तो वहां पर मैंने बताया था कि ये D2sp3 है, और ये क्योंकि आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होना चाहिए था ये? आप सभी लोग बता देंगे सर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब जो आपका लिगेंड है वो आपका कहीं ना कहीं जो आएंगे वो सारे के सारे बाहर वाले ऑर्बिटल में आएंगे, एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो ये सारी बात हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सवाल की, सो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लाइफ ये होना चाहिए था कि आपके जो लेबाइल होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, आपके इनर्ट होते हैं D2sp3 वाले, और लेबाइल आपके sp3D2 वाले, यही हमने बात करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप सो मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं। हाँ आई डोंट थिंक मैं कुछ यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अब नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो VBT के अकॉर्डिंग हमने यही देखा था कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उन दोनों का डिफरेंस देखा। फिर हमने यहाँ पर हाँ मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड लेंथ के बारे में से रिलेट करा था, है ना। तो मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ हमने देखा था कि D2sp3 वालों में क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, यही बोला था हाँ। तो अगर ये थोड़ी छोटी होगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका D2sp3 वालों में हमने बोला था हाँ कि आपका जो मेटल और लिगेंड है वो थोड़ा क्लोज होगा, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं इनर्ट होना चाहिए था, इस लॉजिक से हमने सोचा। बट यहाँ पर जरा अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं, which I missed, and that student just texted me for that. Thank you so much again for this particular knowledge, मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि जब लोग ऐसे आते हैं। हाँ, और जिन लोगों को केमिस्ट्री में मतलब आगे कुछ करना है ना, तो हाँ यार डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस, कि कुछ ना कुछ आप गलतियां निकाल रहे हो, कुछ ना कुछ अगर मुझसे मिस हो रही हो चीजें, उनको आप पकड़ें और दिमाग लगाएं। बेसिकली वो आप तभी कर सकते हैं जब आप बुक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp। तो लॉजिकली हमने कहा कि यार ठीक है, मेटल और लिगेंड का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट लेबाइलनेस और इनर्टनेस किस बात पर डिपेंड करेगी, कि कोई भी जो लिगेंड है उससे कैसी रिएक्शन हो रही है, ये इस बात पर भी तो डिपेंड करेगी। तो अगर सोचो कोई लिगेंड है L, क्या उसको अटैक कर रहे हैं, तो क्या उसको ये खाली एक अंदर का डब्बा नहीं दिखा, हाँ सर दिख रहा है, इसी डब्बे की वजह से भाई वो लिगेंड ज्यादा भी अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। सर ज्यादा की बात कैसे कर रहा हूँ, ज्यादा की बात बेटा मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि अगर अंदर का डब्बा खाली है, मतलब लिगेंड कहाँ आएगा, मेटल के क्लोज आएगा, मेटल की किसके, न्यूक्लियस के। तो इनकमिंग जो लिगेंड है
वो आसानी से अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ सर, कर तो सकता है। तो अगर इनकमिंग लिगेंड आसानी से अटैक कर सकता है तो वो बंदा इनर्ट हुआ है लेवाइल? सर लेवाइल हुआ, तो ये आदमी आपका होता है लेवाइल। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो द पॉइंट हेयर इज आपको ये चीज देखनी भी है, एक और एक्स्ट्रा चीज D2sp3 के अलावा भी, कि क्या कोई अंदर वाला ऑर्बिटल खाली तो नहीं है। देन यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आएगा। अब इसकी बात करूंगा तो ये हाँ साफ सुथरा सा आपका D2sp3 होता है, ये वाला भी। और ये वाला अगर D2sp3 है साफ सुथरा और यहाँ पर कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ये आपका इनर्ट होता है। तो मेरे हिसाब से वो आप मुझसे गलती करवाना चाहते थे, एंड आई थिंक करवाई भी है उन्होंने मुझसे पुरानी वीडियो में, और आपसे भी यही चाहते होंगे। तो इस चीज को जरा देख लिएगा, एंड आई थिंक ये शायद अजय साहब की किताब में ही लिखा हुआ है। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में मेरा दिल बिल्कुल नहीं है करने का, एक इसका मेन डिमेरिट्स है, बाकी लेक्चर में हम बात करेंगे। जेडीडी बात करने की जरूरत है सर? बिल्कुल नहीं यार, 500-600 बार आप इस बारे में बात कर चुके हैं। कितना आप वीडियो को लंबा लेके जाओगे? हाँ यार, आधा घंटा से हो गया, इतना टारगेट था, बट कोई नहीं, जल्दी से और करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, आपको पता है क्या होता है कि आपका इसकी एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट इज अनस्टेबल एंड मॉलिक्यूल बिकम डिस्टॉर्टेड इन सच अ वे टू रिमूव डिजेनरेसी। तो करता क्या है बेसिकली यार, अगर कोई भी आपका एटम है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट है, मतलब आपके एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास ऑप्शन है कि वो इक्वल एनर्जी में रहे, तो वो क्या होती है आपकी अनस्टेबल स्टेट होती है, और मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लोअर करता है बाय, सबसे पहले तो उस डिजेनरेसी को हटा दे, उस डिजेनरेसी को हटा दे और अपनी सिमेट्री को कम कर दे और एनर्जी कम कर दे। तो डिजेनरेसी का मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बाद आप चॉइस है कि वो यहाँ है या फिर यहाँ है। जिसमें भी वो आ जाएगा दिक्कत आएगी, रिपल्जन वहां पर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। एक एक बराबर वाला हिसाब ठीक था। तो अब होता क्या है यहाँ पर, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास हम अगर ऑप्शन ही खत्म कर दें, अगर इलेक्ट्रॉन के पास हम कर ले कि नहीं यही जाना है, तो वहां पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो हम कैसे करते हैं? बाय लूजिंग द डीजनरेसी। तो वो उस तरीके से हमने करा। बाकी पूरा डिटेल में ये बात कर रखी है जेड इन के बारे में, जेड आउट के बारे में, सब बात कर रखी है। और साथ में क्या बात करी थी कि क्यों इस वाले केस में होगा, तो आप बोल सकते हो कि जहां बॉन्ड जेटीडी की वजह से ये आपका बॉन्ड लेंथ में ऐसा फर्क आता है। आई डोंट थिंक कुछ बात करने की यहाँ जरूरत है, नहीं सर। स्प्लिटिंग डायग्राम यार सब बताने की मतलब जरूरत है रियली फॉर स्क्वायर प्लेनर लाया हूँ क्या मैं? चलो लाया हूँ तो आप देख लो, बस नजर मार लीजिए। बहुत डिटेल में बात कर रखी है कि आपके जो ऊपर वाले हैं जेड जेड वाले वो हट जाएंगे, तो जेड वालों की एनर्जी आप नीचे ले आओ। बहुत डिटेल में बात करके अब बताना मतलब मैं टाइम पास ही करा रहा हूँ आप लोगों का, मतलब मुझे ऐसा फील होगा। देन यहाँ पर आओ, स्ट्रक्चर मेंशन क्या बताना है, एग्जाम्पल देना है। अच्छा यार बाइडेंटेट का क्या देना चाहोगे? ऑक्सालेट दे दो यार, सबसे साफ सुथरा एग्जाम्पल। हेक्साडेंटेट का तो यार बच्चा बच्चा ईडीटीएच देता है, तो ईडीटीएच देना। सही बनाया मैंने? अबे ये क्या करा, यहाँ नहीं आना सही, सॉरी। फिर रुक जाओ। तो ठीक है बना दोगे ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, इतनी क्या दिक्कत है? आप लोगों से कोई मतलब वो थोड़ी, आप लोगों से तो याराना है पूरा का पूरा। तो ठीक है हम आते हैं वापस यहाँ पर। तो यहाँ पर व्हाट आई हैव इज बाइडेंटेट बना लिया, हेक्साडेंटेट में आप ईडीटीए बना दोगे, एग्जांपल दे दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, डोनर एटम्स भी बना दोगे लोग, क्या कोई मतलब इतना आसान सवाल पूछा हुआ? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में शॉर्ट नोट बताने की जरूरत है? डिफर इन द स्ट्रक्चर सारे टाइप के समझा देना इन्हें, इनको बता देना, आपको सब आता है। जैसे आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर पता है, आपको और क्या होता है, तो भूल मैं खुद, मेरे दिमाग से खुद निकल रहा है, मतलब पता है ना, सब कुछ समझ गया ना कोऑर्डिनेशन वाले, और जो आयनाइजेशन हो गए, लिंकेज हो गए, ये सारे पता है ना, बस बता देना है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ करने की जरूरत नहीं, इनर और आउटर में समझाने की जरूरत है, एक दो एग्जांपल दे दिए, कुछ जरूरत नहीं। थ्योरीज ऑफ ट्रांसफेक्ट मतलब आप लोग बड़े हो गए, और आई थिंक चलो कम से कम थ्योरीज ऑफ ट्रांसफेक्ट तो देख सकते हैं, फिर भी क्या होता है यार, एक बार इसको थोड़ा सा समझा दो। तो दो तरीके की हमने थ्योरी देखनी, एक थी आपकी पोलराइजेशन थ्योरी और एक थी आपकी ट्रांजिशन स्टेट वाली थ्योरी, ठीक है। सो पोलराइजेशन थ्योरी क्या बोलती है, आपका एनायन जो सामने वाला है उसका कुछ ना कुछ साइज अलग होगा। तो जहां पर मान लेते हैं ये ए है, ये एल है, तो यहाँ पर मैंने इस ए को बना दिया, ये एल को बना दिया। हो सकता है ये ए बड़ा हो सकता है ये एल छोटा हो। तो अगर मान लेते हैं ए का साइज बड़ा है, तो ए करेगा क्या, यहाँ पर कहीं ना कहीं ए जो है वो अपने आप को पोलराइज कर लेगा। दैट इज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा ले आएगा और यहाँ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और इस साइड नेगेटिव चला जाएगा। इस साइड अगर नेगेटिव यहाँ पर गया और लिगेंड अब यहाँ पर अगर नेगेटिव जाने लगा, तो जो लिगेंड है ऑब्वियसली वो पहले से ही क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे उसके पास, तो अब इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस है, और मेटल जो था वो पहले से ही करीब था, तो उसकी करीबी इस तरफ आ गई, तो ये अच्छा खासा बॉन्ड बनाने लगेगा इसके साथ। और वेयर है जहां पर इसका इसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ड्यू टू रिपल्जन इसके साथ वीक हो गया, तो वीक हो गया तो ऑब्वियसली लेवाइलनेस बढ़ गई। तो क्या बोलती है ये थ्योरी कि आपकी पोलराइजेबिलिटी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्टेबलाइज द ग्राउंड स्टेट बाय वीकनिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो यहाँ पर करा क्या जाता है, आपकी ग्राउंड स्टेट को
अनस्टेबल करते हैं बाय वीकनिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका ये किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट को अनस्टेबल कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ग्राउंड स्टेट को अनस्टेबल कर दिया तो आपने करा क्या, आपने ट्रांजिशन स्टेट और जो आपका ग्राउंड स्टेट रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी को कम कर दिया। तो ध्यान से देखना, ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ही है। फिर मैंने आई थिंक इसी डायग्राम समझाया था कि अगर मैंने इसको अनस्टेबल कर दिया मतलब इसकी एनर्जी बढ़ा दी, इसकी एनर्जी बढ़ा दी तो अल्टीमेटली क्या, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं हो गई? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो आपकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरा क्या बात करी, दूसरा बात हमारी हुई थी दैट इज अबाउट द पाई बॉन्डिंग पाई एक्सेप्टर वाले होगी, कि वो क्या करते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देते हैं, मतलब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर देते हैं। तो पाई एक्सेप्टर वाले जो लिगेंड है वो करते क्या है हमारे पास, they actually stabilizes the 5 coordinating transition state। तो यहाँ पर आपका दूसरे जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है वो ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है उसको स्टेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये नॉर्मल कंडीशन थी, तो ये जो पीक थी इस पीक को अब नीचे ले आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बची आपकी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। एंड देन क्या, यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड क्यों लाया, अच्छा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए लाया था मैं, क्या होती है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक कुछ भी डिस्कशन करने की अब जरूरत है, यहाँ पर पूरे पेपर को हमने 40 मिनट में निपटा दिया और आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत थी। जो कमियां थी उनको इम्प्रूव करा है बस मैंने, एक आध गलती थी उसको इम्प्रूव कर लिया, बाकी कुछ अगर रहेगी गलती वगैरह तो उसको नेक्स्ट वाले में भी कर लेंगे। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा मैं बोलूंगा इससे बेटर पेपर है वैसे, उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट इस वाले में आई थिंक इतने में ही काम चल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप सो मजा आया होगा। हलवा आसान पेपर लगा होगा, बहुत ज्यादा आसान, सिंपल सिंपल सी चीजें, डायरेक्ट सारा का सारा क्लास नोट्स और क्लास पीवाईक्यू से ये वाला पेपर आया था। तो आई होप आप करके इसको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला हाँ थोड़ा सा कुछ चीजें नहीं थी, करेंगे उसको डिस्कस, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, बट जल्द से जल्द मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा बस तुरंत से पहले। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।